नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं। लगातार नजदीक आ रही हैं। ऐसे में मुद्दों का गरमाना और आरोप प्रत्यारोप का बढ़ना लाजमी सी बात है। लेकिन क्या है जनता के मुद्दे, क्या है बिहार का जमीनी हाल? हर जिले की तस्वीर हम लगातार आप तक लेकर आ रहे हैं। इस क्रम में आज बात होगी बिहार के दो जिलों की, कैमूर और लखीसराय की। इन दोनों जिलों का पूरा सच आपको दिखाएंगे, आंकड़ों की नजर से और जनता की आवाज से सुनाएंगे आपको। और इन दोनों जिलों का दौरा कर चुके हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, जो कि कैमूर से होकर लौटे। उनसे जानेंगे आखिर कैमूर का क्या हाल है। इसके अलावा हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। उनसे जानेंगे आखिर लखीसराय की क्या स्थिति थी और वहाँ पर क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार जनता अपने मन में कुछ चीज़ें तय करती नजर आ रही है। लेकिन पहले बात कैमूर की करते हैं। कैमूर की, जिसके मुख्यालय भभुआ को ग्रीन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की चट्टानों पर हुई चित्रकारी कैमूर की एक बड़ी खोज के तौर पर जानी जाती है। इस जिले के बारे में कुछ और रोचक जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों की गोद में बसा है कैमूर जिला। यह जिला शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा था। 7वीं शताब्दी में कैमूर कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के अधीन आ गया। भभुआ मुख्यालय से पश्चिम में 11 किलोमीटर की दूरी पर है चैनपुर। यहाँ पर बख्तियार खान का स्मारक है। कहा जाता है कि बख्तियार खान का विवाह शेर शाह की पुत्री से हुआ था। इस जिले का रामगढ़ गांव मुंडेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण एक ऊंचे पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। यहाँ से कुछ पुरातात्विक अभिलेख भी प्राप्त हुए थे, जिनका काफी महत्व माना जाता है। यह काफी प्राचीन मंदिर है। जिला मुख्यालय भभुआ को गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर की तर्ज पर ही ग्रीन सिटी के रूप में चुना गया है। यहाँ पर हर घर लगभग हरे रंग में रंगे नजर आते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। कर्मनाशा और दुर्गावती यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं। सोन और इन दोनों नदियों से निकले नहरों से यहाँ इलाके में सिंचाई होती है। इस पूरे इलाके को धान का कटोरा भी कहा जाता है। राजनीतिक रूप से जागरूक रहे इस जिले का निर्माण 1991 में हुआ था। पहले यह रोहतास जिले का अंग हुआ करता था। यह जिला उत्तर प्रदेश के चंदौली से लगा हुआ है, तो इसकी राजनीति पर उत्तर प्रदेश का रंग भी दिखाई देता है। और पहली बार बसपा ने इसी जिले में अपना खाता खोला था। हालांकि यह जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस प्रकार से कैमूर जिले का एक पूरा इतिहास रहा है। लेकिन वर्तमान क्या कहा जाए, बीते समय के कुछ राजनीतिक अगर आंकड़ों की बात करें तो क्या कुछ वो कहानी बयां करते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं हम। अगर बात करें बिहार के कैमूर जिले की, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की कुल आबादी लगभग 16 लाख है, जिनमें से लगभग 8.5 लाख पुरुष मतदाता हैं, तो लगभग 8 लाख के आसपास महिला मतदाताओं की भी संख्या है यहाँ पे। ये कुछ कुल आबादी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मतदाताओं का संख्या नहीं बल्कि कुल आबादी की बात है, जो कि 16 लाख के आसपास है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैमूर के लिहाज से, तो हम कह सकते हैं कुल मतदाता यहाँ पे लगभग 10 लाख के आसपास हैं, जिनमें से 5.25 लाख के आसपास पुरुष मतदाता हैं, जबकि 4.5 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। ये कैमूर की एक तरीके से जनता है जो कि इस बार के चुनाव में संभावित तरीके से मतदान करने वाली है। कुल विधानसभा सीटें महज 4 हैं। रामगढ़, मोहनिया सुरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए भभुआ, जो कि मुख्य तौर पर जाना जाता है वहाँ के शहर के तरीके से, चैनपुर, ये 4 विधानसभा सीटें हैं कैमूर के लिहाज से अगर हम बात करें। लेकिन कैमूर की इन 4 विधानसभा सीटों पे किस प्रकार की 2010 में सियासी विसात थी, तो कह सकते हैं कि उस समय का जो एनडीए था, जिसमें भाजपा और जेडीयू साथ साथ थे, उनके पास में एक सीट थी। आरजेडी के पास 1 सीट थी और एलजेपी के पास 1 सीट थी। ये 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं कि किस तरीके से सभी पार्टियों के लिहाज से बटी हुई 2010 में कम से कम नज़र आ रही थी। किस तरीके से एनडीए ने वहाँ पे बाकी दलों से, उस वक्त के एनडीए ने बढ़त ली थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा वार बढ़त की बात करें तो कह सकते हैं कि एक अलग तस्वीर नज़र आती है, जिनमें से 2 सीटों पर भाजपा बढ़त लेती नज़र आती है, जबकि एक पर कांग्रेस
और एक पर बसपा बढ़त बनाती नजर आती है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि बसपा के कहा जाए तो सियासी जमीन ज़्यादा नज़र बिहार में नहीं आती वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में। लेकिन किस तरीके से ये सारी चीज़ें इस बार के चुनाव में प्रभाव डालेंगे, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कैमूर का दौरा करके आए, वहाँ के ज़मीनी हालात को देख के आए हैं, लोगों से बात करके आए हैं। शैलेंद्र, क्या वो बड़ी वजह है कि इस इलाके को, जो कि हम देख पा रहे हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार बढ़त, बसपा भी एक जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती नजर आ रही है कांग्रेस के साथ साथ में, क्या उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, ये बड़ी वजह है या कोई और? जी देखिए आर्येंद्र, ये एक बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है चंदौली, हम जानते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है और वहाँ पर बसपा का काफ़ी प्रभाव पहले देखने को मिलता था। यही वजह है कि जो लोकसभा में आप विधानसभा वार तस्वीरें देखें तो एक विधानसभा में जो है बसपा को बढ़त हासिल हुई थी, और जो भी थोड़ी बहुत राजनीतिक जमीन बसपा की है उसमें कह सकते हैं कि उसने बहुत ध्यान दिया है इस कैमूर क्षेत्र में, चूँकि ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। यही देखना होगा इस बार के भी विधानसभा चुनाव में कि जो उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, उनकी क्या भूमिका होने वाली है, खास तौर पर ऐसे इलाकों में जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। बक्सर से लेकर अगर आप बात करें बक्सर, कैमूर, सासाराम, रोहतास की, यहाँ पर ये दल अपना जो है एक तरह से अस्तित्व ढूंढते हुए नजर आएंगे कि वो क्या कुछ यहाँ पर प्रभाव जमा सकते हैं। ये एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, लिहाजा इन दलों के लिए ये ज़्यादा कोशिश रहती है कि कम से कम इस क्षेत्र में वो अपना कुछ राजनीतिक प्रभाव दिखा सकें, अपनी कुछ उपस्थिति दर्ज करा सके। आर्यन जी शैलेंद्र, अगर 2010 में भी अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि उस वक्त का एनडीए कहीं अपनी मजबूतियां कहा जाए बढ़त बनाता नजर आ रहा था। 2014 के लिहाज से भी देखी जाए तो एनडीए भी बढ़त बनाता नजर आ रहा था। इस बार लगभग 1-1.5 साल के अंतर के बीच में क्या कुछ चीजें बदली है, किस प्रकार की सियासत वहां पे नजर आ रही है, चेहरे भी लगभग तय हो गए हैं? ये देखिए, जो सबसे अहम बदलाव है, हम जानते हैं कि उस वक्त का एनडीए और इस वक्त का एनडीए पूरी तरह से अलग है। इस बार एनडीए जो है उसमें बीजेपी, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल है। पिछली बार जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ये पूरी स्थिति न केवल कैमूर जिले में, हम जानते हैं कि इसकी वजह से जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरी तरह से बदले हुए हैं, और नए समीकरणों के लिहाज से, नए तथ्यों के लिहाज से लोग पड़ताल की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या संभावनाएं हो सकती है राजनीतिक दलों के लिए। यही वजह है कि हम आप जाएं, देखें, जो जमीनी जो मुद्दे हैं वो बहुत उठाए जा रहे हैं जनता की तरफ से भी और राजनीतिक दलों की तरफ से भी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि नए गठबंधन बने हैं, नए समीकरण बने हैं और उसमें सभी आगे रहना चाहते हैं। क्योंकि रोहतास से अलग होकर हम जानते हैं कि कैमूर बना है, लिहाजा यहाँ के जो मुद्दे हैं वो कमोवेश आप ये कह सकते हैं कि जो रोहतास जिले में जो मुद्दे थे वही मुद्दे हैं। कृषि प्रधान इलाका है, लिहाजा किसानों की जो समस्याएं हैं वो मुद्दे बहुत प्रमुख है, चाहे वो खाद सब्सिडी का मामला हो या फिर नहरों में तेल तक पानी ना पहुंचने का मामला हो। ये मुद्दे बहुत अहम है यहाँ पर। आर्येंद्र, शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपने मुद्दों की बात की है तो जरा कैमूर की जनता के ही जुबानी सुन लेते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को अपनी समस्याओं के तौर पे देखते हैं, क्या वो चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, किन चीज़ों को चाहते हैं कि इनका कम से कम समाधान हो, जो शायद दशकों से नहीं हुआ। जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए, क्या है उनके मुद्दे। नीतीश सरकार बैठ के अपन पटना से भाषण दे रहा है कि हम सब में अथु कर रहा बानी, बिजली दे देनी, रोड दे देनी, पानी दे देनी। आ हमके यहाँ तक कई हजार हेक्टेयर जमीन समय रखा कि धान मर रहा, किसान डीजल पंप के लेके हमन खुदे परेशान बनी जा। ठेला हम लोग लगाते हैं, गरीब आदमी, एक धंधापन है, 12 रुपये लोग ज़बरदस्ती लेते हैं लोग, और उसके बाद इलेक्शन आता है तो हमें गरीबी दूर करेंगे, ये करेंगे, गरीबों का मसीहा हो, मगर हम लोग को कोई ध्यान नहीं है। 12 रुपये रोज देना है, धंधा हो चाहे ना हो। समस्या आर्थिक स्थिति पेट की बहुत घनिष्ठ है, पानी की सिंचाई नहीं होती, बिजली भी नहीं मिलती है। गरीब आदमी, निर्धन आदमी है, हमारा बाल बच्चा एकदम, हम मेहरानू 14 बरस के मरा है, गूंगा लड़का है, अपहरण हो गया है। प्रशासनिक मुद्दा है, जिनका बोलबाला है, अफसरों के साथ जिनका लेन देन है और जिनका सफ़ेद पोशों के साथ मतलब उठन बैठन है, उसका चलावा है, वो प्रशासनिक स्तर पर गरीबों को प्रताड़ित करते रहते हैं। हमारा घर यहाँ से 3 किलोमीटर के दूरी पे है। मुख्य मार्ग जो मोहनिया भभुआ है, वहाँ आज भी आप बरसात के दिनों में बाइक लेकर घर में, गांव में एंट्री नहीं कर सकते हैं। ना ही मेरे गांव में स्कूल में कोई फैसिलिटी है। स्कूल पे ध्यान नहीं दिया, बच्चे को कहीं टॉयलेट बाथरूम नहीं है, उस स्कूल में ध्यान नहीं है बराबर गांव-गांव में।
पहले तो इलेक्शन इस समय होना चाहिए कि पहले जो नेता लोग हैं पहले गांव ग्रामीण अगर वोट देने के बाद तो कोई दिखाई ही नहीं देते, 5 साल सब गायब रहते हैं। जो नीतीश कुमार बिरादरवाद के नाम पे जहाँ उनका छवि है वहाँ काम करवाते हैं, अदरवाइज कहीं काम नहीं होता है। अच्छा सरकार आनी चाहिए और बिहार के एजुकेशनल पर मतलब कि अच्छा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का एजुकेशनल स्तर जो है गिर गया है, परसेंटेज जो है गिर गया है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपने तमाम जो लोगों से बात की थी, एक बड़ी समस्या कमोबेश निकल के आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात निकल के आ रही। क्या वो बड़ी वजह आपको नज़र आती है कि 2005 में जिस समय नीतीश की यहाँ पे राज्य में सत्ता आई थी, भाजपा के साथ मिलके इसी जंगल राज को हटाने को लेके आई थी, लेकिन अब जबकि 2015 में खड़े हुए हैं तो एक तरीके से फिर से वो स्थिति क्यों एक बदलाव की ओर नज़र आ रही है? क्यों इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगातार बिगड़ती जा रही है? देखिए, कैमूर पहाड़ी इलाका है और यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर जो समस्या है वो इसलिए भी और बहुत बड़ी हो जाती है। जनता से अगर आप बात करें तो उन्हें लगता है कि पिछले कुछ वर्ष पहले चले जाएं तो जरूर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में जो है खास तौर पर जब गठबंधन टूटा है उसके बाद से ये शिकायत ज़्यादा बढ़ी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो सुधरी थी वो खराब हो गई है। और ये ज़मीनी स्तर पर जनता का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है और कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति है वो सही नहीं है। हमने कैमूर में बहुत सारे लोगों से बात की, उनको ये लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत सुधार की ज़रूरत है। ये एक ऐसी वजह है, हम जानते हैं कि बीजेपी अपनी तरफ से इसे बड़ा मुद्दा बनाने की भी कोशिश कर रही है कि जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हो रही है, इसका जिक्र बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि आप जमीनी स्तर पर अगर लोगों से बात करें तो उन्हें लगता है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो पिछले कुछ वर्षों में एक बार फिर से खराब हो गई है या फिर उसी ओर जा रही है जिसकी आशंका से वो लोग ग्रसित रहते हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कुछ लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो जब विकास को करने के लिए जगहों को चुनते हैं तो शायद जातीय चश्मा लगा के करते हैं। इस प्रकार की भी कोई लोग बात करते नजर आ रहे हैं। इसको लेके किस प्रकार की जमीन पर सुगबुगाहट है? ये देखिए, कुछ लोगों ने इस बात को लेकर स्पष्ट तौर पर बात की कि गांव का चयन जो है इस लिहाज से किया गया कि जो जनप्रतिनिधि थे उनके पसंदीदा गांवों का चयन किया गया, क्योंकि जो विकास हुआ है और जिन गांवों में विकास नहीं हुआ है ऐसे गांवों के लोग बहुत मुखर हैं इस बात को लेके कि अमुक गांव में तो सड़क पहुंच गई लेकिन मेरा गांव अभी आज़ादी के बाद से आज तक अधूरा है, वहाँ पर कोई सड़क नहीं है, बिजली नहीं है और जो शिक्षा की सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं है। तो उन गाँवों के बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनको ये लगता है कि जो है जातीय आधार पर या फिर बाकी जो है अन्य आधार पर ऐसे गांव का चयन किया गया जहां पर कुछ विकास कराए गए जबकि उनके गांव को छोड़ दिया गया। हम जब मुख्यालय में थे, भभुआ मुख्यालय में, तो बहुत सारे ऐसे युवा मिले जिन्होंने कहा कि उनके गांव में अभी तक जो है सड़क नहीं है, बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती है और शायद एक वजह है कि उपेक्षित जानबूझकर उनके गांव को किया गया है। तो कुछ न कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, आप जब जाइए कैमूर या भभुआ इलाके में, जिन्हें लगता है कि अलग अलग वजहों से उनके गांव को उपेक्षित छोड़ दिया गया है और विकास के लिए पीछे छोड़ दिया गया। आरिंद्र, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। और जो एक तरीके से बड़ी बात यह है कि कैमूर को ज़िला बने एक लंबा समय हो गया है, लेकिन बावजूद उसके भी विकास की बयार एक बेहतर तरीके से वहाँ पे नज़र आ रही हो, कम से कम ये नज़र नहीं आता, जबकि दावे काफ़ी बड़े बड़े किए जाते हैं विकास दर के लिहाज से। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखीसराय की। लखीसराय ज़िले का आखिर किस प्रकार से एक पूरा ऐतिहासिक या कहा जाए राजनीतिक सफ़र रहा है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। लखीसराय पहले मुंगेर जिले का अंग था। 1994 में इसे जिला बनाया गया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे ये जिला मध्यकाल में पाल वंश के शासनकाल में खूब फला फूला। उस समय के बनाए गए कई मंदिर आज भी मौजूद हैं। यहाँ खुदाई के दौरान बौद्ध स्तूप और विहारों के अवशेष मिले हैं। चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा वृतांत के अलावा कई ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान बुद्ध ने इस जिले का भ्रमण किया था। इस जिले के लोगों का मुख्य पेशा खेती है, लेकिन यहाँ की आधी आबादी के पास खेती लायक जमीन नहीं है। वो खेतीहर मजदूर हैं। रोजगार की कमी और उद्योग धंधों के अभाव की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। 1989 के आम चुनावों के बाद से ये जिला समाजवादियों का गढ़ बना रहा है। इस जिले में सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनावों में एनडीए गठजोड़ अपनी बढ़त को बरकरार रख पाता है या फिर महागठबंधन कोई गुल खिलाता है। ऋतु वर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और जल्दी से आपको दिखाते हैं कि आखिर लखीसराय के जो राजनीतिक आंकड़े हैं वो क्या कुछ भी तस्वीर बयां करते हैं। जरा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आखिर किस सीट पे किसकी जीत मिली। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें कि क्या कुछ तस्वीर थी, कुल आबादी के लिहाज से अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि 10 लाख के आसपास लगभग आबादी है लखीसराय की, जिनमें से लगभग 5.25 लाख पुरुष हैं तो 4.25 लाख के आसपास महिलाएं हैं। तो ये लखीसराय की आबादी के लिहाज से एक स्थिति है। और बात अगर लखीसराय के कुल मतदाताओं के लिहाज से करें तो ये 4 लाख के आसपास है, जिनमें से लगभग 2 लाख से कुछ ज़्यादा पुरुष हैं तो लगभग 2 लाख से थोड़ा बहुत कम 1,90,000 महिला मतदाता हैं। अगर देखा जाए तो आबादी के लिहाज से ये अपेक्षाकृत छोटी सी एक ज़िले के तौर पर एक यूनिट नज़र आती है। कुल विधानसभा सीटें भी महज 2 हैं, सूर्यगढ़ा है और उसके अलावा लखीसराय, जिसके नाम से ही ये जगह जानी जाती है। 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर लखीसराय में। इनमें 2010 के लिहाज से क्या कुछ स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो 2010 में दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, यानी कि भाजपा ने लखीसराय की इन दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2014 की लोकसभा चुनाव में अगर बढ़त के आधार पर देखें तो दोनों ही सीटें एनडीए के ही खाते में रही थी, क्योंकि 2014 में एलजेपी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा थी और उसके खाते में ये बढ़त दर्ज हुई थी। और किस प्रकार से इन सारी जो सियासी तस्वीर है इसके बीच में वर्तमान आज में लखीसराय की अगर हम बात करें, क्या कुछ लोग वहां के सोचते हैं, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लखीसराय खुद गई थी। वहां पे उन्होंने लंबा वक्त बिताया, लोगों से बात की, ज़मीनी मुद्दों को समझने की कोशिश की है। ऋतु, अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये समाजवादियों के तौर पर गढ़ रहा है, लेकिन 2010 में भाजपा ने अपनी एक तरीके से न सिर्फ सेंध मारी बल्कि एक तरीके से कब्जा लिया था इस पूरे इलाके को। वर्तमान स्थिति क्या कुछ चीज़ बयां करती है? बिल्कुल सही कहा अरेंद्र आपने। ये कपिल देव सिंह समाजवादी नेता थे, उनका ज़िला कहा जाता है। और 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने लखीसराय ज़िले की 2 सीटें हैं, एक सूर्यगढ़ा दूसरी लखीसराय, और दोनों पे जीत दर्ज की थी। दोनों पे जीत के एक तरह से अंतर में बड़ा फ़र्क था। सूर्यगढ़ा में 2900 मतों से जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे प्रेम रंजन पटेल, और वहीं लखीसराय में जो विजय कुमार सिन्हा थे उन्होंने 60,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। मौजूदा जो समीकरण है उसमें जेडीयू बीजेपी अलग हैं, और इस अलग होने के बाद जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने स्वाभिमान रैली में मंडल 2 की बात की थी और वही झलक उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें दिखाई देता है। और अगर इन दोनों सीटों को भी बारीकी से अगर देखेंगे अरेंद्र, तो कहीं ना कहीं जातीय गोलबंदी जो है वो बहुत साफ दिखाई देती है। प्रेम रंजन पटेल भारतीय जनता पार्टी से सूर्यगढ़ा की सीट पे, वहीं प्रहलाद यादव हैं। प्रहलाद यादव पिछली बार भी हारे थे और इस बार एक बार फिर आरजेडी के खाते में ये सीट गई है। प्रहलाद यादव ही चुनावी मैदान में है। वहीं अगर दूसरी तरफ लखीसराय सीट की अगर बात करें तो विजय कुमार सिन्हा ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों जो मौजूदा विधायक हैं उनको मैदान में उतारा, और वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने जो जिला अध्यक्ष हैं उनको रामानंद मंडल को उतारा है। और मंडल भी जो कुर्मी जाति कही जाती है, तो एक तरह से जातियों की गोलबंदी, और निश्चित रूप से इसमें दिखाई देता है कि यहाँ पर जातियों को ध्यान में रखकर ही ये दोनों सीटों में जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं उनको उतारा गया है। और यहाँ लोगों से जब हमने बात की तो लोगों ने कहा दबी जबान से कि मुद्दे गौड़ हो गए हैं इस जिले की इन दोनों सीटों पर, और जातीय समीकरण हावी दिखाई देता है। बिल्कुल, और किस प्रकार से ये मुद्दों की बात जो आपने कही है, आखिर वो लखीसराय की जो जनता है वो क्या चाहती है कि कौन सी समस्याएं हल हो, किस तरीके से उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके मुद्दों को सुने। जरा उनकी ही जुबानी सुनते हैं कि आखिर क्या इस मुद्दे हैं इस बार के चुनाव को लेकर। हमारे इलाके में बेकारी भी है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोई रोज़गार का कोई साधन नहीं है, लोग खेती पर डिपेंड हैं। और खेती का तो आपको पता ही है कि बिहार में खेती क्या स्थिति है। खासकर हमारे यहाँ जो दियारा है, दियारा क्षेत्र है, कभी डूब जाता है, कभी सूखा हो जाता है। 2 साल हो गया तैयार, ग्रेड चालू का सब काम फिनिशिंग है, लेकिन पोल नहीं आया है, तार नहीं आया है, तो ऐसे पड़ा हुआ है। गांव में इस टाइप का है कि हमारे नज़दीक में श्रृंगी ऋषि डैम है, तो वहाँ से अगर डैम थोड़ा सा पानी छोड़ देता है तो कृषि हमारे बहुत मतलब उपजाऊ हो जाएगा। बिल्कुल पानी नहीं है। अभी यहाँ से बहुत सारे गाँव एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो फिर वहाँ तक वो सारी सुविधाएं पहुँच नहीं पाती है। कास्ट है, बिजली नहीं है, रोड जाम होता है, सबसे बड़ा यही समस्या है। रंगबाजी ज़्यादा है और यही सब है, और क्या है। यही है कि जाम वगैरह लगा रहता है और पानी की समस्या ज़्यादा है। ये यहाँ यातायात का समस्या बड़ा गंभीर बना हुआ है।
बाईपास रोड नहीं है, जिसके कारण बड़ा गंभीर समस्या है यहाँ का। आम दिन जनता हमेशा एक्सीडेंट होते रहती है, जाम की समस्या बनी रहती है। तो सुना आपने कि लखीसराय की जो जनता है वो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ही कहीं बाट जोती नजर आ रही है, यानी विकास की बयार वहां तक पहुंचती नजर नहीं आ रही है। ऋतु हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी संवाददाता बनी हुई है, जिन्होंने लखीसराय से इन तमाम लोगों से बातचीत की थी। ऋतु, आपने महज लखीसराय नहीं बल्कि बिहार के तमाम जिलों का या कहा जाए तमाम क्षेत्रों का दौरा किया, कमोवेश वही स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन विकास की बयार आखिर बही कहाँ पे है? जो GDP की बात की जाती है वो आपको कहाँ दिखी थी? यहाँ तो नजर नहीं आ रही लोगों की बातों में। देखिए अरेंद्र, ये भी नया ज़िला है, छोटा ज़िला है, ज़िले में बहुत सी चीज़ें होने की ज़रूरत थी जो पिछले एक लंबे समय से नहीं हुई हैं। मान लें आप, हम अगर तुलना करें 90 से लेकर अभी तक के, तो करीब अगर 25 सालों को पिछले देखें, इतने सालों में इस ज़िले में वो बातें नहीं आई जो ब्लॉक से ऊपर उठ के ज़िले स्तर पे होनी चाहिए थी। हम मसलन एक पहले लेते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो ब्लॉक लेवल का जो अस्पताल था 20 बेड का, आज भी वो 20 बेड का ही अस्पताल वहाँ पे मौजूद है। उसे ज़िला लेवल के अस्पताल में नहीं तब्दील करा गया, वहाँ आज भी 100 बेड नहीं है। ज़िले में आपने सुना, तमाम लोग भी कह रहे हैं बाईपास एक बहुत बड़ी समस्या है। बाईपास के लिए वहाँ पे आंदोलन हुए हैं कि किसी तरह का कोई फ्लाईओवर बाईपास का निर्माण किया जाए, जिससे शहर में जो जाम की एक समस्या है, लोगों को इतना झेलना पड़ता है। और उस जाम का सिर्फ आने जाने में ही नहीं, कई बार तमाम इमरजेंसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें पार करना है और जाम में लोग फंसे रह जाते हैं, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा सूर्यगढ़ा के 2 ब्लॉक है, चानन और कजरा, दो सबसे ज़्यादा पिछड़े माने जाते हैं, नक्सल प्रभावित भी ये दोनों हैं, लेकिन इनको भी लेकर इनके पिछड़ेपन को, चाहे बुनियादी सुविधाएं हो, वहाँ पर नहीं पहुँची हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि मसले तमाम हैं जो बुनियादी सुविधाओं से भी जुड़े हुए हैं, विकास से जुड़े हुए हैं। लेकिन नरेंद्र, विडंबना ये है कि ये तमाम मसले चुनाव में उभरते जरूर हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पहले चरण में यहाँ पे मतदान होना है 12 तारीख को, लेकिन अगर आप आजकल इस इलाके में घूमेंगे तो यहाँ पे जातीय समीकरण और कौन सी जाति किस पर कितनी हावी है ये ज्यादा सुनाई देता है चौक चौराहे पे हर जगह बैठ के बजाय मुद्दे। जी बिल्कुल ऋतु, एक चीज आपसे यहीं पे समझना जरूरी है कि अगर हम बात करें बिहार के मतदाताओं के लिहाज से, तो लगभग 40 साल से कम उम्र के अगर युवा मतदाताओं की बात करें तो कह सकते हैं लगभग कुल मतदाताओं का 60% से भी ज्यादा है। ये वो तबका है जो एक तरीके से विकास की बात करता है, जिसके एस्पिरेशंस अलग हैं। क्या ये तबका आज भी उस जातीयता के समीकरण के खांचे के बीच में फंसा हुआ नजर आ रहा है, या ये एक नए प्रकार की जो बात कही जाती है बिहार के लिए एक राजनीतिक प्रयोगशाला रही है, कुछ ऐसा करके भी दिखा सकता है? क्योंकि बीते समय में करके दिखाया है बिहार ने। अरेंद्र, युवाओं से यही उम्मीद की जा रही है, इतनी बड़ी संख्या में और युवा राज्य है देश में, जिस तादाद में युवा मतदाता यहाँ पर है इस बार के चुनाव में, ये उम्मीद की जा रही है कि युवा जातिगत समीकरणों से ऊपर उठ के मतदान करेगा। लेकिन देखिए, किसी भी समाज राज्य की पृष्ठभूमि क्या होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो युवा यहाँ से निकल रहा है वोट करने के लिए 18 साल में, उसने अपने घर के परिवेश में इन्हीं जाति समीकरणों को सुना है, देखा है, महसूस किया है और उसका कहीं ना कहीं हिस्सा भी बना रहा है। हाँ, उन युवाओं से आप ज़रूर ये 100% उम्मीद कर सकते हैं कि वो जातीय समीकरण से ऊपर उठ के वोट करेंगे जो बाहर निकले हैं, जिनके घर परिवार में उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार बाहर निकल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जातीय समीकरणों से निकलने के बाद विकास का नया खाका क्या है। विकास में वो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो रोजगार हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, और ये सारे मुद्दे आज की तारीख में बहुत से राज्यों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव इतना नहीं है जितना बिहार में देखा जा रहा है तमाम जिलों में। और कुछ जिले तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जिसमें से लखीसराय भी है, खगड़िया भी है, ये वो जिले हैं। तो यहाँ पर युवाओं से ये उम्मीद की जा रही है कि ये लोग जातीय समीकरण से ऊपर उठ के वोट करेंगे। और यही वजह है अरेंद्र की ये कहा जा रहा है कि इस बार मुद्दे हावी होंगे, विकास हावी होगा बनस्पत की जातीय समीकरण। ऋतु, एक चीज और समझाइए कि गठबंधनों के बीच में इस प्रकार की भी इस बात राजनीतिक चर्चा है कि साहब चूंकि 2 दल ऐसे गठबंधन मिल गए हैं जो भले ही किसी समय मुखर विरोधी रहे हों, लेकिन एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करवाएंगे, मतलब इस स्तर पे भी एक कयास लगाने की बात की जा रही है। और विकास अगर मुद्दा बनता है तो क्या इस प्रकार की चीजें जमीन पे आपको उतरती नजर आ पाएंगी? देखिए, विकास मुद्दा सबके लिए है। अगर चुनाव दूर हो
तो आप अगर बात करेंगे तो हर आदमी त्रस्त है बुनियादी सुविधाओं के अभाव से। बिजली आ नहीं रही है, पानी साफ मिल नहीं रहा है, अस्पताल है नहीं, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। लेकिन जब जातीय समीकरण और चुनाव की तारीख नजदीक आने लगती है तो उनका नेता मजबूत हो रहा है कि नहीं, ये मुखर हो जाता है और यही प्रमुख हो जाता है इन तमाम लोगों के लिए। इन दोनों इलाकों की बात करें, जैसा मैंने पहले भी बताया, जिस तरह से कैंडिडेट की भी एक तरह से चुनाव किया गया है, सूर्यगढ़ा में भी, लखीसराय में भी, तो एक तरफ जहां प्रहलाद यादव को ध्यान में रख के किया गया है, तो कुर्मी यादव, ये सारा जो वोट बैंक पिछड़ा, अति पिछड़ा तमाम जातियों को सबको मिला के एकजुट गोलबंदी करने की जो लगातार महागठबंधन की एक कोशिश रही है और मुखर रूप से रही है। अगर आप मंडल 2 की बात कर रहे हैं तो आप यही बात कर रहे हैं कि जातीय समीकरणों, इन तमाम जातियों को आपको एकजुट करके चुनाव लड़ना है, जिसमें मुद्दे पीछे चले गए हैं, विकास पीछे चला गया है। तो इन दोनों सीटों पे भी ये दिखाई देता है। वहीं अगर आप लखीसराय की बात करेंगे तो रामानंद मंडल को चुना गया है, जहां की पिछली बार फुलेन सिंह थे, आरजेडी के कैंडिडेट थे और 60,000 वोट से हारे थे वो। उसके बाद अगर जेडीयू के कैंडिडेट को चुना गया है, रामानंद मंडल को, जो कुर्मी जाति से आते हैं, तो ये ध्यान में रख के किया गया है कि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और अन्य जातियां एक तरफ, अगड़ी जातियां एक तरफ, और इस विभाजन को और पुख्ता करने के लिए और जायज बनाने के लिए इस तरह के चुनाव किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीके से जो बैलेंस बनाने की आप बात करें तो जातीयता का जो बैलेंस बनाने की बात आप करें वो तो साफ तौर से दिख रहा है, लेकिन क्या अंडर करंट विकास भी एक बड़ा रोल अदा करेगा, ये शायद हमको नवंबर में जब नतीजे आएंगे तब उस समय ही देखने को होगा। बहुत शुक्रिया ऋतु आपका भी, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम कैमूर और लखीसराय के बारे में जो ज़मीनी हालात हैं उससे हमको दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। तो बिहार के महासंग्राम में आज बस इतना ही। कल फिर जिला बिहार में हम हाजिर होंगे 2 और जिलों की ज़मीनी हकीकत के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।